अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है टेंसर। जनरल रिलेटिविटी में हमारे पास पहला चैप्टर एक समझ लें एलिमेंट ऑफ टेंसर कैलकुलस आएगा, तो इसमें हम टेंसर के बारे में देखेंगे, जियोडिस्क के बारे में देखेंगे, तो एक पूरा एक तरतीब बनेगी उस लिहाज से। तो आज हम इंट्रोडक्शन समझ लेंगे टेंसर क्या होता है, फिर हम देखेंगे टेंसर की रैंक्स हैं, टाइप्स टेंसर टाइप्स क्या होती हैं, फिर बहुत इन कुछ इसका जो अलजेब्रे के कुछ की पॉइंट्स हैं वो ज़रा समझेंगे कि टेंसर में कैसे ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। तो शुरू करते हैं टेंसर। टेंसर बुनियादी बेसिकली तो एक मैथमेटिकल ही है, मैथ के अंदर ज़्यादा होता है, तो ये एक एरे ऑफ नंबर्स होता है या फंक्शन होता है। जो कि ट्रांसफॉर्म करता है चंद रूल्स के तहत एक कोऑर्डिनेट्स की चेंज को। यानी अगर और सादा लफ्जों में कहें कि मैथमेटिक्स में टेंसर को हम अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जो मल्टीलीनियर रिलेशनशिप बताता है सेट्स ऑफ अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स में जो वेक्टर स्पेस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। और सादा लफ्जों में कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं एरे ऑफ कंपोनेंट्स में, और वो फंक्शन होंगे स्पेस कोऑर्डिनेट के, उनको हम टेंसर बोलेंगे। यानी अब आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि एरे ऑफ नंबर होगा या फंक्शन होगा जो बुनियादी तौर पे रिलेशनशिप बताएगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक? अच्छा, अब आपके पास टेंसर एक फंक्शन है n वेक्टर्स का इनटू रियल नंबर, आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर आपके पास टेंसर जो होगा उसमें कह लें कि एक ऐसा हाउस डेटा जिसमें n डायमेंशंस हैं, और इसे हम ज़ाहिर करते हैं a म्यू से a1, a2, an यानी n उसमें डायमेंशंस शो किए गए हैं। तो इसे इंडेक्स बोलेंगे जिसकी वैल्यू मैंने बता दी, और हम बोलेंगे कि ये स्पेसिफाइड होगा यानी 4, जैसे हमने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था 4 वेक्टर, उसी तरीके से इसे स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा, तो ये जो चॉइस ऑफ इंडेक्स है कि सुपरस्क्रिप्ट में लगाना है या सबस्क्रिप्ट में लगाना है, ये आर्बिट्रेरी है। यानी कुछ किताबों में ऊपर लिखा होगा, कुछ किताबों में नीचे लिखा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जब हम सुपरस्क्रिप्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि वेक्टर स्पेस में तो ये कॉलम मैट्रिक्स में आएगा, और जब ये आपके पास सुपर नहीं, इधर सब आएगा आपके पास कि जब वो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, तो आपके पास ऑर्थोगोनल या ड्यूअल वेक्टर स्पेस में हम उसे रो मैट्रिक्स से ज़ाहिर करते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि टेंसर एक वेक्टर है या मैट्रिक्स है जिसमें कितनी डायमेंशंस है, n डायमेंशन है, जो हर किस्म का डाटा, ऑल टाइप ऑफ डाटा जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जितनी भी वैल्यूज होंगी टेंसर में वो आइडेंटिकल डाटा टाइप की होंगी, उसे हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर शेप के अंदर होंगी, और जो शेप ऑफ डाटा होगा, डायमेंशनैलिटी उसकी जो होगी वो उसकी मैट्रिक्स या एरे कहलाएगी। अच्छा, तो टेंसर को हम कहते हैं कि ये ओरिजिनेट होगा इनपुट डाटा से, जो इसको हम कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रैंक ऑफ टेंसर क्या होता है? तो वो जितने नंबर्स आप शो करेंगे डायमेंशंस, टेंसर की डायमेंशंस के लिए एरे में, वो आपका रैंक ऑफ टेंसर होगा। यानी कि रैंक ऑफ टेंसर बुनियादी तौर पे ऑर्डर ऑफ टेंसर है। यानी आप कहेंगे नंबर ऑफ इंडिसेस, वो आपके पास उसका रैंक कहलाएगा। ठीक? तो सम ऑफ कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट इंडिसेस होगा। तो हम कहेंगे कि जो रैंक ऑफ टेंसर है वो बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंसर बताता है कि एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन, इस लिहाज से। तो रैंक को हम इसको जो यानी जो रैंक को इसको टाइप्स ऑफ टेंसर में भी लेके जाते हैं, जिसमें आप रैंक ऑफ टेंसर ऑफ जीरो रैंक जिसे हम स्केलर मानते हैं। तो जो इसका मतलब टेंसर जीरो रैंक वाले हैं वो स्केलर कहलाएंगे। स्केलर क्वांटिटी इनवेरिएंट होती है किसी भी रोटेशन में, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे टाइम होता है, तो ये एक रियल नंबर होगा, इनवेरिएंट होगा अंडर रोटेशन के, तो ये इसकी खास बात है। फिर रैंक ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 1 जिसे हम वेक्टर मानते हैं, तो आपके पास किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट देखते हैं हम यूक्लिडियन स्पेस में, 4 कंपोनेंट देखते हैं मिन्कॉस्की स्पेस टाइम में, जैसे हम वेलोसिटी की बात करें, आप फोर्स की बात करें, तो ये हम ये पिछले चैप्टर में देख आए हैं। तो ये कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब हम रोटेशन देखते हैं, और आप जस्ट क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं, तो इसमें आम वेक्टर में किसी ओरिजिन की जरूरत नहीं होती स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में, मगर अब सेम रो होगी सेम मैग्नीट्यूड में। ठीक है? यानी वो जिस सिंथ में जा रहा है उसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगी। अब टेंसर ऑफ रैंक 2 इसे डाइट्स बोलते हैं, और आपके पास इसे कहते हैं कि इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसकी 2 डायरेक्शंस होंगी इसके साथ एसोसिएट, और इसके 9 कंपोनेंट होंगे।
तो टेंसर को हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्योंकि एक कंपोनेंट के 3 वेक्टर थे ना, तो अब इसमें 9 आ गए आपके पास, 9 कंपोनेंट्स आ गए। तो आप कह सकते हैं कि ये टोटल 3 into 3 9 हो गया, पॉसिबल रैंक हो सकते हैं जो 2 आपके पास 2 रैंक 2 टेंसर के। इसी तरीके से टेंसर ऑफ रैंक 3 जिसे ट्राइड बोलेंगे, इसमें आपके पास कितने कॉम्बिनेशन थी, 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन आप माने तो 27 कंपोनेंट्स मुमकिन हो सकते हैं इसके। तो हाई रैंक टेंसर जिसे हम बोलेंगे, तो टेंसर ऑफ एन रैंक जिसे हम बोलेंगे, एन इज एनी नंबर, तो हाई रैंक टेंसर में आ जाएगा। अब इसमें एक लफ्ज आता है वन फॉर्म एंड द वेक्टर। कोवेरिएंट टेंसर जो होता है रैंक 1 का, उसे हम वन फॉर्म कहते हैं। रैंक 1 को हमने याद है पीछे क्या बोला था, वेक्टर बोला था। तो अब मैं उसे यहाँ पे वेक्टर के तौर पे यानी समझा रहा हूँ। तो हम इसे कोवेरिएंट वेक्टर भी बोलते हैं। कन्वेंशन तौर पे वन फॉर्म लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में और वेक्टर को लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट में। तो अब आपके पास हम कह सकते हैं कि वन फॉर्म जो है वो ड्यूल वेक्टर स्पेस में, इसीलिए हम इसे ड्यूल वेक्टर भी बोलते हैं। तो सेट ऑफ बेसिस इन वन फॉर्म इस वेक्टर स्पेस आ जाता है। वन बेसिस स्पेस टाइम को हम टेट्राइड बोलते हैं। अच्छा जी, तो टेंसर फील्ड क्या होती है? तो वो फंक्शन के पॉइंट फंक्शन ऑफ पॉइंट जो यूक्लिडियन स्पेस में या मैनी फील्ड्स में डिफाइन करते हैं वैल्यू ऑफ फील्ड को, टेंसर को इस्तेमाल करते हुए, इसे हम टेंसर फील्ड कहेंगे। ठीक है? तो आपके पास टेंसर फील्ड जो इन जनरल होगी फील्ड की फॉर्म में, उसे हम जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर बोलेंगे। जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टेंसर होगा उसे बेसिकली टेंसर फील्ड बोलेंगे। हर पॉइंट के जो कॉरेस्पॉन्ड टेंसर होगा वो टेंसर फील्ड कहलाएगा। ठीक है? तो चूंकि आपके पास फंक्शन ऑफ पॉइंट्स था, तो हर पॉइंट के लिए वो टेंसर फील्ड अलग अलग होता जाएगा। अब इसमें समझना यह है कि तमाम स्केलर टेंसर नहीं होते, मगर तमाम जीरो रैंक के टेंसर स्केलर होते हैं। तमाम वेक्टर टेंसर नहीं होते, मगर तमाम रैंक 1 के टेंसर जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं। तमाम डाइट्स जो मैट्रिक्स होते हैं वो टेंसर नहीं होते, मगर तमाम रैंक 2 के जो आपके टेंसर होंगे वो डाइट्स या मैट्रिक्स होंगे। फिर दूसरे रूल्स क्या है कि टेंसर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दूसरे टेंसर से, ताकि नया टेंसर बनाया जा सके। जो टेंसर की प्रोडक्ट है स्केलर के साथ यानी जीरो रैंक के साथ, वो कम्यूटेटिव होती है। प्री मल्टीप्लिकेशन जो टेंसर की है किसी दूसरे टेंसर के साथ, वो एक डिफरेंट रिजल्ट पैदा करती है, यानी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने ये शुरू में देखा है। तो जो टेंसर मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ये सिर्फ कम्यूटेटिव तब है जब वो स्केलर के साथ है। फिर रैंक जो नए टेंसर का है वो आपके पास प्रोडक्ट होगा टू टेंसर्स का या सम ऑफ इंडिविजुअल रैंक्स होगा। ठीक है? तो अब आपके पास जो इनर प्रोडक्ट है टेंसर का और वेक्टर का वो कम्यूटेटिव नहीं है। रैंक ऑफ ये रैंक -2 लिखा जाएगा। ठीक है? तो अब आपके पास टेंसर का जो रैंक n 3 डायमेंशन में होगा, यानी रैंक n का जो टेंसर है 3 डायमेंशन में, उसके कितने कंपोनेंट होंगे, 3 की पावर n। तो जितना होगा वो उसके साथ यानी अगर 2 है तो 9 आ जाएगा, 3 है तो 9 आ जाएगा। n की जो भी वैल्यू होगी उतने कंपोनेंट आप यहाँ से डिफाइन करवा सकते हैं। तो ये इसके चंद की पॉइंट्स है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।